दोस्त सुरजीत और आज हम कर रहे हैं नेशनल इनकम का यह पार्ट 10 और एसएससी फॉर यू में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों हमने 9th पार्ट में एक टॉपिक किया था डोमेस्टिक टेरिटरी और रेजिडेंशियल स्टेटस। आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें डोमेस्टिक इनकम की ज़रूरत है और रेजिडेंशियल स्टेटस इसलिए जानना है क्योंकि हमें नेशनल इनकम निकालना है। दोस्तों हम चर्चा का विषय आगे ले जाते हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस वर्ड पे करेंगे, नेशनल इनकम के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात कि नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम क्या होता है दोस्तों? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड services produced by normal resident of India, normal resident of India। ठीक है दोस्तों, मतलब ध्यान रखिएगा ये गुड्स जो है ये फाइनल गुड्स है। हम फाइनल गुड्स की बात कर रहे हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। मैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में आगे चर्चा करूंगा आपसे। देखिए, रेजिडेंशियल स्टेटस हमने किया था और मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंशियल स्टेटस में जो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होता है वो जो इनकम जनरेट करते हैं वो नेशनल इनकम है। ठीक दोस्तों, तो नेशनल इनकम हमारे पास मीनिंग क्या निकला? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है नेशनल इनकम। दोस्तों जब नेशनल इनकम की बात करते हैं तो नेशनल इनकम हमारा दो तरीक़ों से कैलकुलेट होता है। एक ये कैलकुलेट होता है करंट प्राइस पर, ठीक है, और एक कैलकुलेट होता है ये कांस्टेंट प्राइस पर। ठीक है दोस्तों, एक हम करंट प्राइस पर भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं और कांस्टेंट प्राइस पर भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इसे हिंदी में कहा जाता है चालू कीमतों पर और कांस्टेंट प्राइस को कहा जाता है स्थिर कीमतों पर। ठीक, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहा जाता है स्थिर कीमतों पर। थोड़ी स्पेलिंग गलत हो रही है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय। ठीक है दोस्तों, अब ये होता क्या है इस बात को हम समझते हैं। दोस्तों एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम मान लेते हैं कि आज 2016 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 2016 में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुई हैं वो है आपके पास 10,000 यूनिट्स। वो कितनी है दोस्तों? 10,000 यूनिट्स। ठीक, और आज की डेट में इनके जो प्राइजेज हैं वो है 20 रुपये पर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास नेशनल इनकम कितना जनरेट होना चाहिए? ये होना चाहिए 10,000 इंटू 20, मतलब 2,0,0,0,0,0। ठीक, ये हमारा क्या होना चाहिए? ये नेशनल इनकम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और एग्जांपल की बात करते हैं। 2004 में मान लीजिए कि जो हमारा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ था वो था 12,000 यूनिट। ठीक, और इनकी कीमतें थी मान लीजिए 5 रुपये पर यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 2012 में नेशनल इनकम क्या रही होगी? ये रही होगी 60,000। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ये रुपीज़ में है वैल्यू। इसका दोस्तों मतलब क्या है कि हमने 2016 में 2004 की तुलना में ज़्यादा बेहतर किया है। क्या यही मीनिंग है इसका? चलिए दोस्तों एक छोटी सी बात करते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि सच में हमने 2016 में ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस किया है नेशनल इनकम के लिए? तो हमारा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चेंजेस दिख रहे हैं आपको
कि यहाँ पे 60,000 इज़ लेस देन 2 लाख। इसका मतलब है कि जो 2016 है उसमें इनकम बेहतर हुई है। नहीं दोस्तों, आप ठीक से इन वैल्यूज़ को देखिए, आप इन वैल्यूज़ को ठीक से देखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए यूनिट्स केवल 10,000 प्रोड्यूस हुआ है, जबकि 2004 में 12,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ था। मतलब जितना प्रोडक्शन, जितना आउटपुट हमने 2004 में किया है, उससे कहीं ज़्यादा कम आउटपुट 2016 में हुआ है। इसका मतलब है 2004 बेहतर था। इसका मतलब तो यही है दोस्तों कि 2004 ज़्यादा बेहतर था। अब एक छोटी सी बात और, तो फिर हमारे पास यहाँ पे नेशनल इनकम में ये क्यों ज़्यादा आ रहा है दोस्तों? ये जो ज़्यादा आ रहा है वो इस फैक्टर के कारण। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इंक्रीज इन प्राइस डज नॉट शो डेवलपमेंट ऑफ इनकम, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि चीज़ों की कीमतें अगर बढ़ जाए तो इसे इकोनॉमिकल ग्रोथ नहीं कहा जाता। इकोनॉमिकल ग्रोथ होगा जब आउटपुट में बदलाव आएगा। समझ में आता है दोस्तों? तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि बेशक यहाँ पे हमें नेशनल इनकम 2 लाख दिख रहा है, जबकि 2004 में केवल 60,000 था, लेकिन फिर भी हमारे लिए, देश के लिए 2004 ज़्यादा बेहतर था। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने 2016 के आउटपुट को, जो कि 10,000 था, ठीक, 2016 के प्राइस से मल्टीप्लाई किया जो कि 20 था। यह आया कितना? 2 लाख। ठीक दोस्तों, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि जब हम इस 2 लाख को इस 60,000 से कंपेयर नहीं कर सकते तो हम किसे कंपेयर करें? बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको कंपेयर करना है 2016 को 2004 से, तो आप क्या करेंगे? क्वांटिटी तो 2016 का लेंगे, लेकिन जो प्राइस है वो आप लेंगे 2000 कब का? 2004 का। ये कब का लेना है आपको दोस्तों? 2004 का लेना है। प्राइस आपको 2004 का लेना है। तो हमारे पास 2016 की इनकम कितनी आएगी? 2016 की इनकम आएगी 10,000 इंटू 5 यानी 50,000 रुपये। ठीक, और 2004 में हमारे पास इनकम कितनी थी? 2004 में इनकम थी 10,000 इंटू, यहाँ पे आउटपुट था 12,000 और 5 रुपये यानी 60,000। इसका मतलब है कि 2016 से ज़्यादा बेहतर हमारा साल कौन सा था? 2004। ठीक है, ये करेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है दोस्तों, ये करेक्ट कंपैरिजन है, ये करेक्ट कंपैरिजन नहीं था। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर करंट ईयर के क्वांटिटी को आप करंट ईयर के प्राइस, आप क्या करेंगे? करंट ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमारे पास जो इनकम जनरेट होगी, जो नेशनल इनकम जनरेट होगी, वो सही वैल्यू नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि यहाँ पे 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक आउटपुट और दूसरा प्राइस। दूसरा कौन सा फैक्टर है? प्राइस। और प्राइस बढ़ना नेशनल इनकम को नहीं दिखाता। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये नेशनल इनकम सही तरीके से नहीं बता रहा। अगर आपको सही तरीके से कंपैरिजन करना है तो करंट आउटपुट को, करंट क्वांटिटी को आप
बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तब जो नेशनल इनकम आएगा वो क्या रहेगा, वो करेक्ट नेशनल इनकम होगा। क्यों? क्योंकि बेस ईयर तो दोनों में कॉमन होगा। जब बेस ईयर की बात करेंगे तो वो तो दोनों में कॉमन होगा प्राइस। तो जो एक प्राइस फैक्टर था उस फैक्टर को मैंने ख़त्म कर दिया। अब फैक्टर क्या रह गया, केवल क्वांटिटी। और क्वांटिटी से कंपेयर करना नेशनल इनकम को बेहतर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक छोटी सी बात, जब करंट ईयर के क्वांटिटी को करंट ईयर के प्राइस से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेशनल इनकम आएगा उसे कहा जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम, नॉमिनल नेशनल इनकम। और करंट ईयर की क्वांटिटी को जो बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इसे रियल नेशनल इनकम कहा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक छोटा सा वर्ड मैंने यूज़ किया था, एक बार देखते हैं हम वो क्या था वर्ड। वो था फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या था दोस्तों, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब ये क्या चीज़ है दोस्तों, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, जब गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं तो हमारे पास दो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं। एक होता है एक इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक, और एक होता है फाइनल गुड्स। ठीक, गुड्स एंड सर्विसेज, सर्विसेज में लिख नहीं रहा, दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, एक छोटी सी बात है दोस्तों, जब नेशनल इनकम की बात की जाती है, नेशनल इनकम में इसे कंसीडर किया जाता है, ठीक, और इसे कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक, अगर आप इफ इंक्लूडेड, अगर आपने इसे इंक्लूड कर दिया तो डबल काउंटिंग की यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चल के हम डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है और फाइनल गुड्स क्या है। दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है, फाइनल गुड्स which passes all process of production, जो गुड्स प्रोडक्शन के सभी प्रोसेस से गुजर चुके हैं उन्हें फाइनल गुड्स कहा जाता है। और जो विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, विद इन प्रोडक्शन प्रोसेस, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है दोस्तों, फाइनल गुड्स में वैल्यू एडिशन कैन नॉट पॉसिबल, वैल्यू एडिशन कैन नॉट पॉसिबल। और इंटरमीडिएट गुड्स में फर्दर वैल्यू एडिशन कैन पॉसिबल, वैल्यू एडिशन इज पॉसिबल। ठीक दोस्तों, यूज्ड बाय, जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है, यूज्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, इसे इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन यूनिट्स द्वारा एज रॉ मटेरियल। कैसे करते हैं, रॉ मटेरियल के फॉर्म में, कच्चे माल की तरफ, इनपुट की तरह। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करना है। ठीक, अब एक छोटी सी बात है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं। ठीक, एक छोटी सी बात समझिए, एक मशीन है, ठीक, मशीन को मैंने इनपुट दिया, और यहाँ से आउटपुट निकला। ठीक, मैंने क्या करा, इस आउटपुट को किसी दूसरे प्रोसेस में डाला।
ठीक, ये है आपके पास प्रोसेस। ठीक, ये भी एक प्रोसेस है। दोबारा मैंने इसे इनपुट की तरह माना और फिर यहाँ से आउटपुट निकला। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है जो है कंज्यूमर। ठीक, यहाँ से जो आउटपुट आया उसे कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आटा। ठीक, सपोज़ ये मिल मालिक है, तो उसने आटा बनाया, प्रोड्यूस किया और इस कंज्यूमर ने कंज्यूम कर लिया। सपोज़ ये जो व्यक्ति है ये होटल वाला है, तो ये क्या करेगा, आटे को ख़रीदेगा, इसके लिए इनपुट है, इनपुट का रोटी बनाएगा और फिर रोटी ये कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान ये रखिएगा कि अगर कोई गुड्स कंज्यूम्ड बाय प्रोडक्शन यूनिट, ठीक, तो वो हमेशा इंटरमीडिएट रहेगा। जैसे जो आटा इस व्यक्ति ने यूज़ किया वो इंटरमीडिएट है। ठीक, और जो आटा कंज्यूमर ने यूज़ किया, गुड्स कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फाइनल गुड्स। ठीक, जो कंज्यूमर कंज्यूम डायरेक्ट कर रहा है इसमें वैल्यू एडिशन नहीं हो सकता। अगर इसने 10 रुपये का ख़रीदा है तो 10 रुपये का ही आटा कंज्यूम करेगा। ठीक, लेकिन जो होटल वाला है वो 10 रुपये का इनपुट देता है, रोटी बनाता है और महंगा बेचता है, मतलब ये वैल्यू एडिशन कर सकता है और ये वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता।